हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी फाउंडेशन क्लास में इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हम क्लास 1 से लेकर 5 तक का फुल रिवीजन करेंगे बैंक के जो टॉपिक था, और आप लोगों को फ्री हैंड रिटन नोट टेलीग्राम में मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। तो देखिए, ये है अर्थशास्त्र के नोट्स, ठीक है। ये आप लोगों को टेलीग्राम में ईजिली मिल जाएंगे इसकी पीडीएफ। अर्थशास्त्र का पहला टॉपिक इन्होंने पढ़ाया है बैंक। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है संबंध, ठीक है, धन से संबंधित है। और अर्थशास्त्र एक बुक है जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। उनका अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त था, ठीक है। और अर्थशास्त्र से संबंध, ये किससे संबंध है? तो ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है, या पॉलिटी भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता या जनक कहे जाते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र का विभाजन रेगनर फ्रिस्क ने किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मांग हो गया, श्रम हो गया, उत्पादक हो गया, कच्चा माल, लागत और पीसीआई, ये सभी हो गए, ठीक है। जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या होता है? तो इसमें समग्र रूप से व्यापक आधार पर अध्ययन करते हैं, जैसे कि समग्र मांग हो गई, राष्ट्रीय आय, ठीक है, और गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है। ये सब होते हैं। अब चलते हैं बैंक की ओर। बैंक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा उन्हें ऋण देती है। मतलब कि जो पैसे जनता से पैसे लेती है और उन्हें ऋण या लोन जो आप समझते हो वो देती है, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जमा स्वीकार करती है, तो जमा स्वीकार करती 2 प्रकार, जैसे मांग जमा। इसमें क्या होता है कि आप पैसे जमा कर देते हैं और कभी भी आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय जमा, इसमें क्या होता है कि आप कुछ समय के लिए जमा कर देते हैं, कुछ शर्तों के साथ है कि आपने एफडी करा दी एक साल के लिए, 15 महीने, या फिर इस तरह आपने एफडी करा दी, तो ये जमा समय हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखिए, बैंकों का इतिहास सर ने पढ़ाया था। तो बैंकों का इतिहास, ये विश्व में आधुनिक बैंक की शुरुआत इटली से की गई है, और इटली में 1157 में बैंक ऑफ वीनस की स्थापना की गई थी, 1157 में, ठीक है। फिर 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। फिर 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा की स्थापना की गई। फिर 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये 3 बैंक हुए। अब भारत में कौन सा बैंक हुआ? तो भारत में सबसे पहला बैंक हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये 1770 में बना था, और ये कोलकाता में बना था, ठीक है। और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कंपनी ने की थी, और ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। किस पद्धति पर? तो ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई, जो कि थे 1806 का बैंक ऑफ बंगाल, और 1840 का बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 का बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। फिर इन तीनों बैंकों को 1862 तक नोट निगमन करने का अधिकार था, नोट छापने का अधिकार था। फिर 28 फरवरी 1921 को इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। इन तीनों बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया। और इन तीनों बैंकों को जोड़ने के बाद, मिलाने के बाद एक नए बैंक की स्थापना हुई, जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसी बैंक का नाम जो है 1 जुलाई 1955 को एसबीआई कर दिया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को। फिर 1925 और 26 में रॉयल कमीशन, शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग, ये तीनों नाम एक ही समिति के हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई, और इसने सिफारिश की कि केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। और फिर 1930 में केंद्रीय बैंक की जांच समिति का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए और बैंकिंग एक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो फिर भारत सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 लाया था, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है।
1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। और अवध कॉमर्शियल बैंक जो था ये भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। फिर पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। ये पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित और संचालित बैंक था। ये केवल संचालित था, लेकिन ये स्थापित और संचालित दोनों था भारतीयों द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, ये केंद्रीय बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना के लिए एक्ट कौन सा आया था, तो आरबीआई का एक्ट 1935 का एक्ट आया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था 1937 तक। फिर 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई में चला गया है, ठीक है, मुंबई में शिफ्ट हो गया है। इसकी प्रकृति क्या है, तो सामविधिक इसकी प्रकृति है। अधिकृत पूंजी इसमें कितनी थी, तो 5 करोड़ थी। 5 लाख शेयर थे, प्रति शेयर 100 रुपए तक था, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और लेखा वर्ष इसका कौन सा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका लेखा वर्ष है। किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ, तो यंग हिल्टन सिफारिश पर, या फिर शाही आयोग भी इसे हम बोल सकते हैं। प्रतीक चिन्ह इसका कौन सा है, तो बंगाल टाइगर है और ताड़ का वृक्ष है, ठीक है। इसका आप चिन्ह देखेंगे, ये लोगो देखेंगे तो उसमें होगा बंगाल टाइगर या ताड़ का पेड़, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था, इसको भी आप लोगों को याद रखना। अब चलते हैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में जानते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार करता है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और सेकंड जेम्स टेलर थे। और थर्ड सीडी देशमुख थे, ठीक है। ये पहले भारतीय गवर्नर थे और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण इन्हीं यानी सीडी देशमुख के समय ही हुआ था, ठीक है। अब 25वें कौन है, तो 25वें शक्तिकांत दास हैं। और 26वें मतलब कि अभी वर्तमान में कौन है, तो संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। संजय मल्होत्रा जी वर्तमान गवर्नर हैं और ये 11 दिसंबर 2024 के बने हैं, ठीक है। अब चलते हैं स्थानीय बोर्ड को जानते हैं। स्थानीय बोर्ड में कितनी संख्या होती है, 4 संख्या होती है। तो आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय 4 स्थानों में कौन कौन से, मुंबई में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में। आरबीआई की संरचना के बारे में अब पढ़ते हैं। तो देखिए आरबीआई की संरचना कैसी है। तो देखो आरबीआई का प्रबंधन और निर्देशक के लिए एक मंडल की आवश्यकता होती है, जिसे केंद्रीय निर्देशक मंडल कहते हैं या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक जिसमें 21 सदस्य होते हैं। 21 सदस्य कौन कौन से होते हैं, देखो पहला गवर्नर होता है। गवर्नर इसमें 2 होते हैं, एक गवर्नर होता है इसमें और दूसरा होता है डिप्टी गवर्नर, ठीक है। डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 होती है। एक गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए। और सरकारी अधिकारी इसमें 2 होते हैं, ठीक है। सरकारी अधिकारी जिसकी नियुक्ति गवर्नर या भारतीय सरकार करती है, जो 2 होते हैं, फिर ये 2 हो गए, ठीक है। और फिर भारत सरकार द्वारा 10 निर्देशक नियमित किए जाते हैं, फिर 10 फिर ये हो गए, ठीक है, 10 ये हो गए। और फिर स्थानीय बोर्ड के निर्देशक 4 होते हैं, तो 4 ये हो गए, ठीक है। तो आप इनको जोड़ लीजिए कि देखो ये 4 8 ये 9 और ये 10 11 और 11 10 कितना हो गया, तो 21 हो गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो देखिए स्थानीय बोर्ड निर्देशक की संख्या कितनी, 4 होती है और सदस्य 5 होते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्षों का कार्यकाल होता है। अब आरबीआई के कार्य के बारे में जानते हैं कि आरबीआई क्या क्या कार्य को करता है। केंद्रीय बैंक के रूप में क्या कार्य करता है, तो केंद्रीय बैंक के रूप में ये पहला नोटों का निर्गमन करता है, ठीक है। फिर सरकार का बैंक है ये, और दूसरा बैंकों का बैंक है, और चौथा जो है बैंकों को लाइसेंस देता है और लाइसेंस रद्द करता है, और विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है और साख नियंत्रण करता है। क्या कहता है, साख नियंत्रण। अब विकासात्मक इसके कार्य देख लेते हैं। तो ये वित्तीय साक्षरता को बढ़ाता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। बैंकों का डिजिटलीकरण करता है और जागरूकता को बढ़ाता है, मतलब जागरूकता फैलाता है, ठीक है। अब जानते हैं नोटों का निर्गमन करना क्या होता है। तो देखो
₹1 के नोट और सिक्के को छोड़कर आरबीआई से सभी नोटों को जारी करता है। मतलब कि आरबीआई जो है सिक्कों को ₹1 को और सिक्कों को नहीं जारी करता, केवल नोटों वर्ष को जारी करता है, नोट वर्ष को। ठीक है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ से अधिक नोट जारी नहीं कर सकता। मतलब कि एक वित्तीय वर्ष में 10,000 से ज़्यादा नोट जारी नहीं कर सकता। कौन? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। और चलते हैं आगे। देखो, आरबीआई नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है। तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या होती है? तो ये देखो, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, इसमें क्या होता है कि बैंकों को पैसा छापने के लिए भी पैसा होना चाहिए। तो 200 करोड़ इसमें होते हैं बैंक आरबीआई के पास। जब वो बैंक जो है, जब आरबीआई नोट छापता है तो उसका जो 20 करोड़ होता है, तो ये सोना के रूप में भी हो सकता है। अगर उसके सोना के रूप में है तो उसके सोना के रूप में 115 करोड़ रुपए होने चाहिए। मतलब 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और विदेशी मुद्रा के रूप में 85 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अब जानते हैं सरकार का बैंक। तो आरबीआई राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का बैंकर, एजेंट और वित्तीय सलाहकार, ये तीनों है। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं आरबीआई को? देखो, आरबीआई किसी भी अन्य बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है, इसीलिए उसे बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो देखो, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण क्या है? तो जैसे कि $1 बराबर कितना होता है? 87 कुछ रुपए होता है। ठीक है। तो $1 बराबर 87, ये 87 जो रुपए है डॉलर में, तो ये ना बढ़ पाए ना घट पाए, ये इतना ही रहे। नियंत्रण करना ही विदेशी नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। जैसे कि अन्य बीज, एक पाउंड बराबर 112 रुपए होता है, पाउंड होता है। तो ये भी ना बढ़ पाए ना घट पाए, ये ही नियंत्रण करता है, विनिमय नियंत्रण। ठीक है। अब जानते हैं साख नियंत्रण। साख नियंत्रण को जो है साख नियंत्रण, मौद्रिक नीति या तरलता नियंत्रण नीति, इन तीनों नाम से इसे पुकारा जाता है। तो ये क्या होती है? देखो, जब किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होगा या फिर भारत में ज़्यादा पैसा होगा तो लोगों की मांग भी ज़्यादा होगी। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा उसे खर्च करेंगे या फिर ज़्यादा सामान लेंगे। ठीक है। जब आप सामान लेंगे तो उस दुकान में या फिर उस शहर में पैसा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन जो सामान है उसकी आपूर्ति हो जाएगी, सामान कम हो जाएगा। ठीक है। जिससे जो है कीमत बढ़ेंगी और इसी को कहते हैं मुद्रा स्फूर्ति। ठीक है, इसी को मुद्रा स्फूर्ति कहते हैं। और एक और मतलब स्थिति होती है कि जब आपके पास पैसा एक भी नहीं होता और फिर आप लोग सामान ही नहीं खरीदते, और जब सामान नहीं खरीदते तो जो वो होती, मतलब कि सामान होता है तो उसकी कीमतें कम कर दी जाती है, जिससे कि आप लोग सामान खरीदें, और कीमत कम होती है जिससे। ठीक है। तो इन्हीं दोनों को नियंत्रित करने के लिए जो है आरबीआई साख नियंत्रण नीति को अपनाता है, साख नियंत्रण नीति को अपनाता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, तरलता नियंत्रण नीति का निर्माण, मतलब कि ये जो साख नियंत्रण नीति है, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण आरबीआई एमपीसी के द्वारा कहता है, मतलब कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा। ये 2 मासिक होती है, मतलब कि 2 महीने के आधार पर होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जो है अब कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या, मतलब कि मूल्य स्थिरता, ना तो पैसा हो भारत में ज़्यादा और ना ही वस्तु हो, तो ना इससे मूल्य स्थिरता, मतलब ना तो कीमतें ज़्यादा हो और ना ही कम हो। ठीक है। और दूसरा आता है विनिमय दर में स्थिरता लाना, और तीसरा होता है आर्थिक स्थिरता। ये काम होता है मुद्रा नीति समिति का। ठीक है। अब चलते हैं आगे और जानते हैं नोट। इसमें नोट लिखवाया था सर ने कि एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। कितने? 6, जिसमें से 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। आरबीआई के 6 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं मुद्रा नीति के प्रकार। ठीक है। तो ये जो मुद्रा नीति के प्रकार है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर जो है 1 घंटे की क्लास लेते हैं 60 मिनट की, और जिसमें बहुत कम ही वो पढ़ा पाते हैं, और जिसमें मैं
आप लोगों की हर डेली क्लास नहीं ले सकता, जो कि क्लास अगर मैं आपकी लूँगा अभी अर्थशास्त्र की तो 2 से 3 मिनट की होगी, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने 5 क्लास को ओनली 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया। अगर मैं एक क्लास लेता हूँ उनकी डेली तो 2 से 3 मिनट की क्लास होगी, जिससे टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम इसी तरह उनकी एक क्लास 5 तक का रिवीजन करेंगे। क्लास 1 से 5 तक का किया है आज रिवीजन, फिर 5 से 11 तक का करेंगे और फिर 11 से 15, इस तरह हम रिवीजन उनकी क्लास का करते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को पता है कि PDF कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी, तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर PDF प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।